नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और हम लोग अभी कुछ बात करेंगे, कोई मेडिसिन पे बात करेंगे। आप लोग का भी कोई अनुभव है कोई मेडिसिन से रिलेटेड तो आप लोग जरूर बात कर सकते हैं। मैं अभी कंठकारी घृत के बारे में बात करूंगा, क्योंकि कंठकारी जो है यह अब एकदम अच्छा खांसी के लिए बहुत अच्छी दवाई है। और इसी से जो सिद्ध घृत होता है, चरक चिकित्सा स्थान कास चिकित्सा में 18वां अध्याय में 35 नंबर का श्लोक में कंठकारी घृत का बताया है। जो वातज कास की चिकित्सा में बताया है घृत कल्पना कि कंठकारी गुडुचिभ्याम पृथक त्रिंशत पलाद्र से प्रस्थ सिद्धो घृतवात कास कासानु वहनी दीपना। मतलब ये कंठकारी और गुडुचिभ्याम दो, मतलब दोनों को लेना है। त्रिंशत पलाद्र से 30 पल की मात्रा में लेना है और उनका काढ़ा बनाना है। और उसके बाद में जब 1/4 रह जाए या 1/8 रह जाए तो उनको फिर हमें घृत डाल के फिर सिद्ध करना है। घृत को 1 प्रस्त की मात्रा में डालना है। तो इस तरह से जब सिद्ध कर देते हैं तो ये कंठकारी घृत, जिसमें गुडुची और कंठकारी है। वातज कास में अगर देखें तो सूखी खांसी आती है, बहुत ज्यादा ऐसे ड्राइनेस रहता है बहुत ज्यादा, तो वहां पे चरक संहिता में घृत कल्पना बोलिए। सूखी खांसी में हमेशा घृत कल्पना देने से जो पूरा अंदर का जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है हमारा ट्रकिया का और पूरा जो विंड पाइप वगैरह वहां पे स्नेहन होता है। उसके साथ में वहां तो हो गई इनडायरेक्ट वे में, लेकिन हमारा जो फूड पाइप है इसोफेगस, क्योंकि हम घृत लेंगे तो इसोफेगस से ही जाएगा पूरा पेट में। तो जितना स्नेहन होगा उतना कास जो है वातज कास उसमें फायदा होगा। कंठकारी जो है तिक्त रस का है, कटु रस का है। और विपाक इसका कटु है, पेट में जाके कटु हो जाता है, तीखा हो जाता है। और इसका उष्ण गुण है, रुक्ष गुण है, सर गुण है, लघु गुण है। तो उष्णता के वजह से यह वात पे एक बहुत अच्छा काम करता है। रुक्षता है तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने घृत में इसका सिद्ध कर दिया है। और यह उत्तम दीपन और पाचन का कार्य करता है। कंठकारी कंठ है, शीत प्रशमन करता है और वात कफग्न है, वायु को भी ठीक करता है, कफ को भी ठीक करता है। इसी तरह से गुडुचि है, गुडुचि कटुका तिक्ता स्वादुपाकर रसायनी संग्राहिणी कषाउष्ण लघ्वी बल्यागिनी दीपनी दोषत्राम त्रिदाह मेघ आशंस पांडुताम कामला कुष्ठ वातासना ज्वर कृमि वमिन हरे। तो ये तिक्त कटु कषाय रसात्मक है। पेट में जाने के बाद ये मधुर हो जाती है, इसका विपाक मधुर है। और वीर्य उष्ण है और लघु है। और ये दीपन कार्य करती है, संग्राही कार्य करती है, रसायन है और बल्य है। रसायन का मतलब सभी धातु अग्नियों को बढ़ा के, क्योंकि तिक्त कटु रसात्मक है तो सभी धातु अग्नियों को बढ़ा के और उनका पोषण अच्छे से करती है गुडुचि। वह स्थापन गण में भी है। तो ये सारे द्रव्य दोनों अगर देखें गुडुचि और कंठकारी, ये तिक्त रस प्रधान्य है। उनका उष्ण गुण है और लघु है। और तिक्त होके भी वात का शमन का कार्य करती है। तिक्त होके वात को बढ़ाती नहीं, वात का शमन करती है। और वायु का अनुलोमन भी करती है। जहां पे कास आ रहा है, मतलब प्राण वायु और उदान वायु विकृत हो गया है, उनका गति को ठीक करती है। प्राण का कैसे है कि हम श्वास लेते हैं तो नीचे जाता है,
उदाहरण है कि नीचे से ऊपर आता है। उनकी गति को प्राकृत करती है, कौन करती है? तो गुडुचि और कंटकारी तिक्त रस होने के बाद भी वायु का शमन करती है। और दूसरा बोला है कि कासे निदग्धिका श्रेष्ठम, अग्र संग्रह में बोला है कि खांसी में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? तो निदग्धिका मतलब कंटकारी, रिंगनी का जो कांटा होता है वो सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। तो ये व्याधि प्रतिनिक दवाई है। और चरकस्तु चिकित्सते, मतलब चरक है वो चिकित्सा स्थान में सबसे श्रेष्ठ है, इसीलिए हमें चरक जी जो आप थे हमारे, उनकी बात तो माननी ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो मतलब रज और तम से मुक्त है, त्रिकालदर्शी हैं। उन्होंने जो बोला है वो हमें मानना ही चाहिए। कंटकारी जो है ये कास के सामान्य संप्राप्ति के विपरीत कार्य करता है। उसका गामित्व जो है वो कौन से स्थान पे होता है? तो उर स्थान में, कंठ स्थान में, शिर स्थान में। इसी तरह से गुडुचि का गामित्व और कार्मकत्व अगर देखें तो कंठकारी के संयोग से वो खांसी को ठीक करता ही करता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, मतलब वो संशय नहीं करना चाहिए। कंठकारी घृत जो है, जो गुडुचि और कंठकारी से सिद्ध किया हुआ है, उसका हमें प्रयोग करना चाहिए वातज कास में। और फलश्रुति में क्या बोला है? वात कासनुत, वातज कास को ये नष्ट करता है। वायु का जो अध प्रतिहनन है, मार्गावरोध जन्य संप्राप्ति है। खांसी क्यों आती है? कहीं ना कहीं कफ के वजह से, स्त्यान कफ के वजह से, जो लीन कफ होता है वो स्रोतसों में जाता है, प्राणवत स्रोतस में, वो अवरोध करता है। तो उसको निकालने के लिए बॉडी रिफ्लेक्स देती है, खांसी का वेग, कि वो ब्लॉकेज है वो निकल जाए। तो इसको मार्गावरोध को कौन ठीक करता है? और वो भी वातज है, सूखी खांसी है, वायु का रुक्ष गुण बढ़ा हुआ है वहां पे। और कफ स्त्यान हो गया है, चिपक गया है वहां पे, कफ को भी पिघलाना है, और स्नेहन भी करना है, और खांसी को भी, स्त्रोतोरोध को भी ठीक करना है। तो जो कंटकारी घृत है, कांटे वाली वनस्पति होती है कंटकारी, उसका प्रॉपर्टी ऐसा है कि कफ को वो विलयित कर देती है पूरा, और घृत है तो स्नेहन कर देती है। और ऊर्ध्व स्रोतसों में इसका आश्रय जब रहता है कास का, तो ये ऊर्ध्व गति और कंठ प्रदेश में संघ जैसी संप्राप्ति होती है, अवरोधात्मक संप्राप्ति होती है। और खांसी की वजह से उर में, सिर में आश्रय हो जाता है, और सर दर्द भी होने लगता है। तो इसको हमें ऐसा बोला है कि वर्धमाना क्षय प्रदा, वातज कास अगर बढ़ जाए तो ये क्षय को देती है, मतलब क्षयात्मक संप्राप्ति। और क्षय मतलब धातुओं का क्षय भी करती है, और क्षयज कास की तरफ भी जाती है, ऐसा समझना चाहिए। धातुओं का क्षय करती है जो वातज कास है। तो हमें क्या करना है कि हमें कास को ठीक करना है, क्योंकि क्षयात्मक संप्राप्ति की तरफ ना जाए। मॉडर्न साइंस भी यही बोलता है कि खांसी बहुत दिनों तक रहे, 3-4 महीना से ज्यादा रहे तो ट्यूबरकुलोसिस होने लगता है। ये आयुर्वेद के आचार्यों ने कितने हजारों साल पहले बोल दिया था कि वातज कास से क्षय होता है। तो वातज कास में वात का अवरोध होता है, शुष्क कास ये प्रमुख लक्षण होता है। और हृत, पार्श्व, उरा, शिरशूल होता है। हृदशूल भी होता है, पार्श्वशूल भी होता है, उराशूल भी होता है, और शिरशूल भी होता है। शुष्को उरह कंठ वक्त्र, शुष्कता आ जाती है उर में, मतलब हमारे चेस्ट रीजन में, उर में, कंठ में, और मुख में, वक्त्र में शुष्कता आ जाती है। तो ऐसा जब, और ऐसे हेतुओं का सेवन होता है, पेशेंट बहुत रुक्ष चीजें खा रहे हैं, पेशेंट को खांसी हो गई, उसका उपचार अच्छे से नहीं हो पा रहे, और ड्राइनेस बढ़ते जा रही है, तो ऐसे हेतुओं का रुक्ष गुण प्राधान्यता से होता है। तो उसमें क्या क्या, या फिर एलोपैथी के डॉक्टर्स जो है वो महान डॉक्टर हैं, लेकिन अगर वो खांसी को रोकने के लिए एंटीट्यूसिव दवाइयां दे रहे हैं, एक्सपेक्टोरेंट दे रहे हैं, तो वो दवाइयां काम करती हैं, लेकिन वो रुक्षता भी बढ़ाती हैं। तो आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं वो कैसे है कि हम गुणों पे काम करते हैं। वातज का है, सूखी खांसी आ रही है, तो एक्सपेक्टोरेंट वहां नहीं दिया जाएगा एलोपैथी का, वहां पे एंटीट्यूसिव वगैरह दवाई दी जाएगा। लेकिन आयुर्वेद का क्या है कि रुक्षता बढ़ाए, रुक्षता, रुक्षस्य अनिलम कासम, मतलब वायु के वजह से ये रुक्षता आई है। तो आदो स्नेह उपाचरित, स्नेह से उपाचरित, सर्प भी, ये चिकित्सा का सूत्र है। चरक चिकित्सा 18/32 में बोला है। तो हमें घृत पान तो देना ही देना है, जब भी सूखी खांसी आए, ड्राई कफ है, तो हमें घृत देना ही देना है। अब घृत दें तो कुछ दवाई वाला घृत दे दें, तो उसके लिए कंटकारी घृत जो है चरक संहिता में, कास चिकित्सा में 18वां अध्याय में 35 नंबर के श्लोक में कंटकारी घृत बताया है। तो कंटकारी और गुडुचि इसमें डाले हुए हैं, तो ये दोनों ही वायु का अनुलोमन करते हैं। घृत के, जब घृत का स्निग्धत्व मिल जाता है,
इन दोनों को, कंटकारी और गुडुचि को, तो ये वातग्न कार्य का उत्कृष्ट काम इसमें दिखाता है। उसी तरह से संप्राप्ति का जो भी एक एक स्टेप है उसको ये भंग करते जाता है, और घृत जो है वो और ज्यादा पावरफुल, मतलब अपने उसकी पोटेंसी इतनी अच्छी होती है कंटकारी घृत की कि वातज कास को समूल नष्ट करने की ताकत है। वात से वायु का मार्गावरोध पूर्णतः नष्ट हो जाता है अगर हमने घृत कल्पना दी है तो। वात की गति प्राकृत हो जाती है, कोष्ठ में रुक्षता भी कम हो जाती है क्योंकि हम स्नेहन कर रहे हैं दीपन पाचन करके, और ये खुद ही दीपन कंटकारी और गुडुचि है खुद ही दीपन और पाचन का कार्य करती है। तब भी हम चिकित्सा के पहले थोड़ा दीपन पाचन करके तभी घृत कल्पना देते हैं। उसी तरह से अगर ये वर्धमान अगर हो रहा है, मतलब खांसी बढ़ रहा है, धीरे धीरे धातुओं का क्षय होने लगता है, तो उसको क्षयात्मक संप्राप्ति को कौन रोकेगा? कंटकारी तो कास को रोक रहा है, लेकिन गुडुचि जो है वो क्षयात्मक संप्राप्ति को रोक देता है और ब्रीहण करने लगता है। कैसे करता है ब्रीहण? तो धातु अग्नि जो है, रस की अग्नि, रक्त की अग्नि, मांस की अग्नि, मेद की अग्नि, अस्थि की अग्नि, शुक्र की अग्नि, मज्जा की अग्नि, ये सबको वर्धन कर देता है और धातुओं का परिपोषण अच्छा करने लगता है। तो जब धातु मजबूत हो जाएंगे तो अपने आप जो क्षयात्मक संप्राप्ति है वो ठीक हो जाएगी। तो इसीलिए, और ये क्या है, गुडुचि जो है वो मधुर विपाकी है, रसायन द्रव्य है, तो यह बात का शमन करने के साथ धातु के बल का रक्षण का कार्य भी करती है। यह घृत जो है वातज कास में हम लोग अन्य अनुपान के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब और भी हम जैसे दवाई दे रहे हैं, जैसे कि विडंग आदि चूर्ण है उसका अनुपान कंटकारी घृत है, या फिर हम लोग और भी जो जैसे सीतोपल आदि चूर्ण है, या फिर चंद्रामृत रस है, श्वास कुठार रस है, काश में हम लोग कफ केतु रस देते हैं, उसी तरह से कफ कुठार रस देते हैं, श्वास का चिंतामणि रस देते हैं, हम लोग लक्ष्मी विलास रस देते हैं सादा वाला ब्रीहण के लिए, समीर पन्नग रस देते हैं, रस सिंदूर देते हैं। ऐसे जब खांसी आती है तो उसका अनुपान क्या हो, तो कंटकारी घृत देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। कंटकारी घृत जो है इसमें क्या है, अधिक से अधिकम फलम, हम क्यों अनुपान इसका दे रहे हैं कि अधिक से अधिक हमें फल की प्राप्ति हो। तो अधिक से अधिकम फलम है तो कंटकारी घृत है, वो दोनों द्रव्य जो हैं वो दीपन और पाचन कार्य करते हैं, और थोड़ा सा अग्नि है उसमें हमने घी डाला तो अग्नि और प्रदीप्त हो जाती है, इसलिए दीपन कार्य को और ज्यादा अच्छा करने के लिए घृत कल्पना देने से और अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से घृत जो है वो जहां पे खांसते खांसते रुक्षता बढ़ रही है और छिल जा रहा है, पेशेंट हमारे पास आते हैं ना खांसते खांसते ऐसा हो गया कि गला में पूरा ऐसे छिल गया है, तो वहां पे जब हम घृत कल्पना देते हैं तो वो हीलिंग करता है पूरा म्यूकोजल मेम्ब्रेन को, श्लेष्मल कला को हील करता है। इतना काम तो यष्टि मधु भी करता है, लेकिन यष्टि मधु जो है वो हील करेगा, लेकिन कासग्न में देखा जाए तो निदग्धि का या कंटकारी सर्वश्रेष्ठ बताए, इसीलिए हम लोग यष्टि मधु चूर्ण के साथ हम कंटकारी घृत दे सकते हैं तो वो फायदा करेगा। इसी तरह से अग्नि दीपन का कार्य जो है वह होना ही चाहिए, क्योंकि वायु का प्रकोप होने की वजह से वातज कास में जठराग्नि का बल थोड़ा कम हो जाता है, तो अग्नि दीपन के लिए घृत कल्पना सबसे श्रेष्ठ है। और कंटकारी और गुडुचि के साथ बनाया हुआ सिद्ध घृत है वो दीपन कार्य करता है। निरामावस्था में इसका प्रयोग करें तो ज्यादा फायदा होगा। आमावस्था में कभी भी कंटकारी घृत ना दें, जब भूख नहीं लग रही है और खाने की इच्छा नहीं है, अविपाक है, अरुचि है, आस्यवरस है, अजीर्ण है, ऐसे में कंटकारी घृत नहीं देना है। ये स्पेशली उल्लेख टीकाकारों ने कहा है, उन्होंने कहा है कि पहले दीपन पाचन करें, आम को निकाल दें, शोधन से करें या शमन से करें, लंघन वगैरह करके उसके बाद कंटकारी घृत देने के लिए बोला है। जब भूख लगने लगे, पचने लगे, घी घी पचाने की ताकत हो, तभी कंटकारी घृत को निरामावस्था में देना है। और बोला है भुज्यानाम अवरोध, मतलब इसका ये जो खाने के टाइम पे अवरोध, ऐसे पूर्व रूपावस्था में ही हमें समझ आता है कि खांसी होने वाली है, खाया नहीं जाता है और कास के थोड़े थोड़े सिम्टम दिखने लगते हैं। तो पूर्व रूप की अवस्था में भी अगर हमने, अगर अग्नि अच्छा है, थोड़ा अग्नि बिगड़ रहा है, तो उस टाइम पे भी कंटकारी घृत को थोड़ा थोड़ा अगर हम लोग दें तो यह वातज कास में बहुत अच्छा फायदा करता है। ये अष्टांग संग्रह चिकित्सा स्थान चौथा अध्याय में तीसरा नंबर के श्लोक में भी कंटकारी घृत के बारे में बोला है। और अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान, पहले मैंने संग्रह बोला, अब अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान तीसरा अध्याय में तीसरा और चौथा जो श्लोक है
उसमें भी उससे कोरिलेट करके हमें समझ आता है। तो सारांश क्या है कि कंठकारी घृत जो है, जिसमें गुड़ूची डाल के और कंठकारी का क्वाथ बना के घृत को सिद्ध किया है। घृत को सिद्ध करने का क्या लक्षण है? यथा फेनोद्गमस तैले फेन शांतिश्च सर्पिषि। जब फेन शांत हो जाता है तो घृत सिद्ध हो गया, ऐसा हमें पता चलता है। उसमें भी मृदु पाकी, मध्य पाकी और क्रूर पाकी, ऐसे जो बोलते हैं, खर पाकी, सॉरी क्रूर पाकी नहीं, मृदु पाकी, मध्य पाकी और खर पाकी। तो खर पाकी हमें यूज नहीं करना है खाने के लिए, हमें मृदु और मध्य ही पाकी। वो पाकी कैसे हम करते हैं कि वो उसका नीचे का जो कल्क भाग है जो बचा हुआ है उसको निकाल के, कलछुल से निकाल के, और हम उसकी वर्ती बनाते हैं। तो वो टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, स्निग्धता है, उस हिसाब से हम पाक का लक्षण देखते हैं। उसी तरह से कंठकारी घृत है, ये वातग्न है। वायु का रुक्ष गुण, शीत गुण, कफ का शीत गुण, स्त्यान गुण, इसके अपोजिट ये कार्य करता है। मुख्य रूप से वायु का अनुलोमन करता है, यह अग्नि को प्रदीप्त करता है। और कंठकारी घृत जो है वो रस्व स्रोतस पे काम करता है, उर में और कंठ पे काम करता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? निरामावस्था में अग्नि को और दीप्त करना, दीपन कार्य करना, लेकिन आमावस्था में नहीं देना है घृत कल्पना को। आम अवस्था है और उसमें घृत देंगे तो विष के समान है, ऐसा हमारे आचार्य ने पहले ही बता दिया है। उसी तरह से स्नेहन करता है, धातु क्षय का रोक देता है और धातुओं का बल बढ़ाता है, ऐसा कंठकारी घृत है। इसी तरह से जो कास का रोगी होता है, वातज कास का, वो कृश होता है, रुक्ष होता है, बहुत ड्राइनेस बहुत रहती है, और दीर्घ काल से वो कास से पीड़ित रहता है, तब यह घृत जो है विशेष उपयोगी रहता है। मेरे पास एक पेशेंट आए आज, तो वो बैंक में काम करते हैं, आईडीबीआई बैंक में। तो उन्होंने ये बताया कि मेरी माता जी परभणी में रहती हैं, और मतलब महाराष्ट्र में मराठवाड़ा करके जगह है, वहां रहती हैं। तो उनका ये लंबर स्पॉन्डिलोलिसिस हो गया था, तो उनका ऑपरेशन किया, नर्व कॉम्प्रेस हो रही थी लंबर जो एरिया में जो रहती है, तो उनको बहुत तकलीफ हो रहा था। 2 महीने, अभी अप्रैल में कराया था, मई जून, 2 महीने बाद फिर से पेन होने लगा। तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि हम फिर से करेंगे। तो मैंने वो सब ठीक है, मैंने पूछा कि क्या क्या है वो सब, लेकिन उनको वातज कास भी है। तो अभी रुक्षता बढ़ी है तो वर्टिब्रास में तो बढ़ी ही बढ़ी है, लंग्स में भी बढ़ी है। फिर उनका हेतु सेवन वगैरह सब देखा तो रात्रि जागरण, स्ट्रेस लेना, रुक्ष आहार का सेवन करना, घी न खाना, और हर चीज वात प्रकोपक मिले, वेगों का अवरोध करना, ये सब मिले। तो मैंने उनको ये समझाया कि ड्राइनेस है तो लंग्स में भी है, इसलिए खांसी आ रही है, सूखी खांसी आ रही है, और वर्टिब्रास में भी है, तो इसलिए स्नेहन करना जरूरी है। अभी वो लेके आएंगे 1-2 दिन के बाद, तब मैं उनकी चिकित्सा शुरू करूंगा। लेकिन आयुर्वेद का हर कॉन्सेप्ट क्लियर क्लियर है कि रुक्षता बढ़ती है उर प्रदेश में, कंठ में, और अवरोधात्मक संप्राप्ति और कफ का भी उसमें स्थिरता बढ़ जाती है। कफ कर आहार विहार का भी, मतलब वायु के प्रकोपक आहार विहार का सेवन हो रहा है, लेकिन पेशेंट क्या किए हैं अभी गर्मी के सीजन में कि ठंडा पानी पीना, चिल्ड वाटर लेना, दही का सेवन बहुत ज्यादा करना, फिर मिल्क शेक लेना, शिकरण जो बोलते हैं ना, केला और दूध को मिल्क शेक जो बनाते हैं, बनाना शेक, वो ज्यादा सेवन करना। फिर आमरस बनाया है आम का, तो वो कच्चा दूध में आम डाल के और चीनी डाल के ठंडा ठंडा पिया गया है। इन सब की वजह से कफ जमा हो गया है। और फिर क्या है, फ्रूट्स खा के पानी पीना, ये भी कफ को फिर दिन में सोना, दही का सेवन, दही चावल खा के और दिन भर सो जाना, ये कफ बनाते हैं। ये सारे कारण मिल रहे हैं वातज कास के उनके, और वायु का प्रकोप ज्यादा है। तो फिर चिकित्सा समझ आती है अगर हमें संप्राप्ति समझ आती है तो। चलिए, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ पेशेंट का अनुभव वगैरह शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, प्लीज कुछ बताइए। डॉक्टर हरिहर सर, अरविंद सर कुछ बोलना चाहेंगे? हरिहर सर, आपने कंठकारी घृत का प्रयोग किया है क्या कभी? हाँ जी सर, हाँ किया भी बताइए। है और अभी कर भी रहा हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। कंठकारी घृत, घृत का किया है? हाँ, अच्छा, तो क्या रिजल्ट आता है सर? कैसे पेशेंट थे, थोड़ा बताइए ना। ये शुष्क काश में तो आता ही है, लेकिन पहले आपने जैसे बताया ना, वो दीपन पाचन थोड़ी भूख लगने के बाद देता है, साथ में कंटकारी अवले या तो वासा अवले, अश्वगंधा अवले, चंदर अमृत रस, व्यसादी गुटिका या तो येलादी गुटिका, यह सब हम देते हैं तो अच्छा रहता है। मेरा एक केस में तो मैंने पहले भी सर आपको बताया था कि 18 साल के
18 साल से उनको खांसी चल रही थी। हम्म। तो ये घृत और अवले से बिल्कुल अच्छा है उनको सर। जी। उसने 9 महीना तक खाया दवाई। अच्छा। ये कंटिन्यू दिया है सर चंद्रामृत रस के साथ। अच्छा, तो पूरा मतलब आपको लग रहा है कि आपने सही चिकित्सा किया उनका? हाँ सर, वो देखने वालों को भी दया आ जाए इतनी तो। उनकी खांसी चल रही थी, घर पे कोई अगर गेस्ट आया मेहमान आया तो वो बोल नहीं सकती थी कि आओ, इतना भी बोले तो खांसी उठती थी इतनी तो। अच्छा। और साथ में उसको बस्ती भी देना पड़ा था सर। तो बस्ती से मतलब ठीक लगा ना उनको, स्नेहन हुआ ना? हाँ, बस्ती खे ही उनको ऐसा लगा कि हम आपके पास ये ट्रीटमेंट ले गए। पहले मैंने उसको बोला कि कुछ दवाई नहीं लेना, पहले आप बस्ती ले लो। तो 7 दिन तक दिया तो उसने ऐसा लगा कि नहीं, बस्ती से तो फायदा है तो दवाई से तो ज्यादा फायदा होगा, फिर दवाई चालू की उसने। जी। तो सर आपको तो दो चीज लोग बोलते होंगे कि आप एक आयुर्वेद के जादूगर हैं, और दूसरा आप आयुर्वेद के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। लोग तो ऐसा ही मानते होंगे आपको, ये जादू तो कर सर, देते हैं। ये शुष्क काश में तो जादू ही हो गया ना सर। कब 18 साल में तो कहाँ कहाँ तक वो घूम के आए थे। जी। और उनको क्या दवाइयाँ दे रहे थे? वो कफ सिरप और क्या क्या दे रहे थे? अभी मैं जो ने आपने बताया ना वो अश्वगंधा अवले, कंटकारी अवले। नहीं, आप ना कंटकार 18 साल तक एलोपैथी के डॉक्टर्स लोग क्या दवाई दे रहे थे? सर वो तो इतनी एंटीबायोटिक दवा और कफ सिरप, और उनको इनहेलर भी कभी कभी देते थे। तो अभी सब बंद हो गया ना सर? हाँ सर, बंद એટલે बिल्कुल बंद हो। हाँ। तो ये चिकित्सा होती है आयुर्वेद की, जड़ से बीमारी को निकाल देती है। हाँ। जी। तो सर आपको तो कितना नाम हो गया होगा, लोग तो आपको ऐसे कितना रिस्पेक्ट देते होंगे। 18 साल की बीमारी आपने ठीक कर दिया। हाँ, अभी वो कल मैंने आपने बताया था ना वो, उनको श्वास दमा, का। हाँ। दमा वाला का पेशेंट का कल भी मैंने बोला था आपको। हाँ। उनको भी दो दो आज तीसरा दिन है तो भूख भी लगती है और बढ़िया फायदा है उनको सर। तो आपने बस्ती दिया क्या सर? नहीं सर, अभी बस्ती नहीं दिया। बस्ती मेरे ख्याल से अभी थोड़ा दिन वो इतना वीक है ना सर, बहुत वीक है। अच्छा। उठ चल सकता नहीं, इतना तो वीक है। तो आप अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो आप स्वर्ण मालिनी बसंतर ये दे दे, सिद्ध मकर ध्वज, उससे ताकत आ जाएगी। अब मैंने आज सर उनको श्वास का चिंतामणि हम्म। और ये अपना जो चल रहा है चंद्रामृत रस, यशादी गुटिका, अवले, अश्वगंधा, कंटकारी अवले, घृत अभी नहीं दिया क्योंकि घृत में अभी मेरे ख्याल से 10-15 दिन के बाद ही शुरू करूंगा ऐसा। हाँ, दीपन पाचन क्योंकि हो जाए खा नहीं अभी। सकते थे, बैठे थे, और हाँ। हर रोज उनको ये लगाना पड़ता था, सलाइन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। हाँ, तो 3 दिन से तो नहीं लगाया, और खाने को भी मांगते हैं कि मेरे को हाँ, भूख लगती है। तो थोड़ा धातुओं का बल बढ़ जाए। धातु क्षय हुआ है ना, वो धातु बल बढ़ जाए तब कराइएगा सब। हाँ, फिर मैं ये घृतपान शुरू कर दूंगा या तो बस्ती भी शुरू कर दूंगा सर। हाँ। और अभी तो श्वास का चिंतामणि कल सुबह से शुरू होगा, आज आया है तो उनको दे देंगे सर। तो सर जो आप दवाइयां लेते हैं आयुर्वेद की, तो वो दुकान वाले भी बोलते होंगे कि आपको क्या हो गया कि 1 साल से आप आयुर्वेद की बहुत सारी दवाइयां लेने लगे। वो तो वो मतलब। क्योंकि सर मैं तो अभी वो वहीं से भावनगर से मंगवाता हूँ ना, तो हाँ। इधर तो एलोपैथी की चलती थी। तो हाँ। इनको तो इतना मालूम नहीं है कि बाहर से आते हैं, लेकिन ये मालूम हो गया है कि सर अभी आयुर्वेद की ट्रीटमेंट भी करते हैं ऐसे दवाई वालों को सब। तो वो तो बहुत खुश होते होंगे, उनका बिजनेस भी अच्छा हो रहा है, पेशेंट भी खुश और आप भी खुश। और अब मैं तो ये चाहता हूँ कि सर आप अभी 50 साल और आयुर्वेद का प्रैक्टिस करिए। अभी तो सर समय, हमारा तो समय पूरा होने वाला है। अभी का 50 साल कहाँ जा गया। ऐसा कुछ नहीं है, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था ना, तो श्री कृष्ण भगवान 120 साल के थे और अर्जुन 90 साल के थे। तो फिर आपको तो अभी बहुत अच्छा काम करना है सर आयुर्वेद के लिए। और मेन क्या है, आपने दो बच्चियों को दिखाया था जो आयुर्वेद का बीएमएस फर्स्ट ईयर में है, तो उनको भी लगना चाहिए ना कि आपने कुछ तो किया है। आपके घर हाँ, के बच्चे हैं, वो बोलेंगे कि हाँ आपने कुछ काम करके गए हैं आयुर्वेद में, तो उनको भी मोटिवेशन मिलेगा।
हाँ जी। क्या है कि कॉलेजेस में टीचर लोग रहते हैं ना, वो आयुर्वेद पढ़ाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ नहीं रहता, किसी को अहंकार ज्यादा रहता है। आप तो प्रैक्टिस करके ठीक करके प्रूफ करके दे रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। जी सर, थैंक यू सर। तो अभी सर उनको मैं वो आपने बताया था ना, समीरपन्न ग्रस, अभ्रक भस्म, गौदंती। हाँ, कल अरविंद सर ने बताया था। आर्मी सर ने गुरुति सत्व ये देना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा भूख हाँ, भूख लगे इसके बाद देखूं पे, अभी भी चालू कर सकते हैं। अभी 7-7 दिन के बाद चेंज करना चाहिए ना दवाई। जी। हाँ, तो 7 दिन के बाद दे दीजिएगा। और डॉक्टर सर अरविंद सर, आपके वो पेशेंट नहीं, सॉरी, आपकी वो कोई रिलेटिव आने वाली थी, वो नहीं आई? हाँ हाँ सर, वो कल कल आएंगे। बताए। आज उनकी मेरी सब आ जाए, आज उनकी नाइट ड्यूटी लग गई, कल मैंने बुलाया उसको। अच्छा। और कल हरिहर सर आपका नंबर मांग रहे थे, सुबह सुबह मांग रहे थे। हाँ, आज मैंने, आपने देखा था सर, डाला था आपने ग्रुप हाँ में। हाँ जी। मैं बोलूँ सर कुछ काज पे? हाँ, बोलिए 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 सर, सर, बोलिए। बोलिए बोलिए। हाँ सर, देखिए, आप हम लोग को कास को अगर लेके चलते हैं, तो जैसे सर आपने जो घर जो पकड़ा है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, उसी पे मैं बोलता हूँ, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी भूमिका बनाता हूँ। प्राण वहां स्वतः दुष्टित है, बिल्कुल 100% क्लियर है, क्योंकि वो कास हो रही है, और वो उसका मूल है हृदय मूल और महाश्वेतस। तो उसके लिए बोला गया, अति सष्टम अति बद्धम कुपितम अल्प अल्पम भीषणम सशब्द शूलम उच्छ्वास संतान दष्टा प्राण वहाना सोता दुष्टि विधात। मतलब अधिक सिस्टम, अधिक निकलना, अति बद्धम अति बंधा हुआ निकलना, कुपित कुपितम, अल्पा थोड़ा थोड़ा, बराबर शब्द और शूल के साथ, सशब्द शूलम उच्छ्वास संतम, जब जब जो शूल जो आप सांस ले रहे हैं उसमें भी शूल के साथ में, और थोड़ी सी आवाज आती है, रंकाई जो आती है। दृष्टम प्राण वहन सोता श दुष्टान प्रदुष्टान विद्यात। अब जब हम लोग ये सोचते हैं कि ये प्राणवाणी स्वतः दृष्टि हुई, तो क्यों हुई? क्योंकि रूक्षता, जैसे अभी आपने बोला कि वो घृत है, और वातज कास्ट के लिए इंडिकेशन है। तो जब वातज कास्ट की बात आती है, तो रूक्ष शीत कषाय अल्प प्रमित आसनम स्त्रिया, मतलब आपने रूक्ष खाना खाया, शीत खाना खाया, जैसे सर आपने बताया भी, कषाय और अल्प, और बहुत नपातुला भोजन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, स्त्रियों का संभोग कर रहे हैं, साथ साथ वेग धारण जो कर रहे हैं हम। जब वेग धारण करते हैं तो वात का प्रकोप होता है, या परिश्रम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो वो वातज का जो कॉस्ट, जो उसका कॉज है, वो होती है। अब जब वात को सोच के चलते हैं और कफ को सोचते चलते हैं, तो वात के लिए बोला गया है, वात को पको पानी खलु रुक्ष लघु शीत दारुण खर विशद सुशीत करानी सब। मतलब वात जो है अपने आप में, मतलब ऐसा है कि वो रुक्ष भी करेगी, लघु भी है, अब जो गुण है उसके दारुण, दारुण शब्द में ये एक बोला गया, अब खरता करेगी। जब खर्ता करती है तो क्यों, खर्ता हमने सोचा क्यों, खर्ता क्यों कर रही है, तो उसके लिए उन्होंने श्वास में उन्होंने बहुत बढ़िया श्लोक दिया है, कि कफ रुद्ध दमना पमनो, जो कफ है, अभी जैसे आपने बोला श्यान कफ है या पिछर कफ है, वो वायु के संचार को रोक रहा है। कफ रुद्ध विधवा पमनो विधवा, तो वो इंडिकेट कर रहा है कास को, मतलब वायु के रुकावट को, जिसकी वजह से कास हुई। अब ऐसे में जब दिमाग में आता है कि जो कास आ रही है, तो किस पे काम करना है, प्राण पे करना है, उदान पे करना है, या अपान पे करना है? तो आचार्यों ने कहा है कि आप तीनों पे काम करिए। प्राण पे भी करिए, क्योंकि प्राण तो आपका श्वासों का मूल है, हृदय और जो भी आपका संचार, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसमिट हो रहा है। उदान के लिए बोला है कि दानम बलम उच्चते। बल कहाँ से आता है? लंग से आता है। और खांसी कहाँ से उठ रही है? लंग से उठ रही है। और फिर उन्होंने कहा कि अपान पे भी सोच के चलो, कि अपानो अपानक श्रोणी वस्ती मेरो गुजरा,
वो है तो वहां पे, लेकिन वो अगर उर्दू उर्दू रूप में हो जाएगी तो किस पे अटैक करेगी? उदान पे करेगी या प्राण पे करेगी? अब जब प्राण उदान की बात आती है और प्राण की बात आती है, कौन दोषित कर रहा है? अपान। तो ये आता है कि नहीं, अब यहाँ पे या तो जैसे सर आप बताते हो वस्ती दो, क्योंकि हमको अपान पे काम करना है, या फिर आप घृत कल्पना करो। अब उसके लिए उन्होंने, सर ने बोला कि आप जो है उसके लिए उन्होंने बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। और हर स्रोतस के लिए, चाहे वो अमाशयगत स्रोतस हो, उरु उरु क्षेत्र में हो, पक्वाशय स्रोत में, उसमें उन्होंने कहा कि अगर वात की अगर आपको संप्राप्ति मिल रही है और आपको वात लग रहा है तो आप घृत कल्पना इस्तेमाल करो, क्योंकि घृत पित्त अनिला हरम, पित्त अनिल दोनों को हरता है, साथ में स्रोतों को मजबूत, शुक्र ओजसा हितम, शुक्र ओज का संरक्षण करता है। तो वो, और वो जो है वो, ऐसे में फिर दिमाग आता है कि आचार्यों ने कहा कि नहीं, ऐसे में कंठगारी घृत है, वो अवले है लेकिन वो कफ की तरफ जाता है, लेकिन चूंकि ड्राई कफ है और वो कहीं ना कहीं प्राणवाहिनी और या उरु को या प्राणवाह स्रोतस को डिस्टर्ब कर रहा है, उसको पुष्ट भी करना है, तो ऐसे में कंठगारी घृत का इस्तेमाल उन्होंने बोला है। और वो जो घृत है वो अपने आप में इतना अच्छा उसका इफेक्ट आता है। नो डाउट हम लोग के पास ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, कटफल होता है, पुष्करमुल होता है, ककड़ सिंगली होती है, पिपली होती है, गुड़ची होती है, शंख होती है, अदरक होती है, लेकिन अगर ये सोच के चलें कि आपका बहुत लीस्ट दवाइयों में मैक्सिमम इफेक्ट डालना है, तो कंटकारी और गुड़ची का कॉम्बिनेशन बेस्ट रिजल्ट देता है। साथ में उन्होंने घृत कल्पना जोड़ी है, तो इसके वजह से लुब्रिकेशन होगा, एलर्जेंस को कम करेगा। अपान पे जो कॉज हो रहा है, एलर्जेंस अपान से भी हो रहे हैं, अपान एरिया से भी हो रहे हैं, एलर्जेंस आपके लंग्स से भी आ रहे हैं, एलर्जेंस आपके स्किन में भी आ रहे हैं, एलर्जेंस आपके अमाशय से भी आ रहे हैं। एलर्जेंस की मतलब जो कॉज निकल के आता है वो इवन इवन आप सोच के चलिए कि स्किन, लंग्स, चेस्ट और अपान का एरिया, वहां से एलर्जन उठते हैं। वो एलर्जन जो भी अपना हिस्टामिन सिक्रीशन करते हैं तो ऐसे में हम लोग को एलोपैथिक वाले एंटी हिस्टामिनिक देते हैं। हम लोग को एंटी हिस्टामिनिक जो होते हैं, हम लोग जो हमारे पास वासा है, कास का अगर हम लोग उसको वो करेंगे, विच्छेद करेंगे, कास में का से कंटकारी, आ से अडोटोटा वासिका, शा से श्रृंग, और अच से हरित की। तो उन्होंने कहा कि सब चीजें एक साथ मिल गई हैं आपकी, प्राण पे भी हो गया, सामान पे भी हो गया, अपान पे भी हो गया, व्यान पे भी हो गया, सब कुछ आपके 4-5 दवाइयों से। और ऐसे में मधुष्टि गुड़ची जो है दवाइयाँ, और या जो आपके पास ककड़ सिंगी है, या आपका कटफल चूर्ण है, पुष्कर मूल चूर्ण है, पिपली है, ये अपने आप में अपनी योजना अनुसार, युक्ति के अनुसार सत चिकित्सा हम लोग अपना इस्तेमाल करते हैं। राइट सर? जी, बहुत अच्छा बताया आपने सर। चलिए हरिहर सर, आपको कैसा लगा सर का बात? सर बहुत बढ़िया लगा, जी। एकदम शांति से सुन रहा था, बहुत मजा आया। जी, बस आपका अनुभव भी बढ़िया है सर। आपने बात किया फोन पे सर से? नहीं सर, आज वो अजय भाई की लड़की को जाना था ना, तो मैं थोड़ा काम में हो गया था, तो बात नहीं कर सका। हाँ जी। और सर वो और एक, कब हाँ, सर कब फ्री होता है वो भी मालूम नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैसेज दूंगा, बाद में बात करूंगा ऐसा। आप कभी भी फोन कर लो, हमेशा फ्री हूँ सर। थैंक यू सर। हमेशा फ्री नहीं है वो, आपके लिए टाइम निकालेंगे। हाँ वो तो मैं यही बात है सर। हाँ, फ्री नहीं वही होते, बहुत मतलब है, busy। भावार्थ यही है सर। हाँ जी। चलिए, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, किसी को कुछ बताना है? शशि मैडम, आपका आवाज सुने कितना साल हो गया, कुछ तो बोलिए शशि मैडम। शशि मैडम अगर सुन पा रही हैं तो शायद कुछ काम कर रही हैं, शायद कुछ तो काम कर रही हैं। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? भोसले सर, डॉक्टर दिनेश सर, डॉक्टर दिनेश सर, आपको कैसा लगता है हमारा संभाषा
जो यहाँ पे बात होती है। बहुत ही बड़ी लगती सर। मैंने अपने बारे में आपको बताना था। हाँ कल बताइए रात को मैंने वेचनवटी ली थी। जी। आज एक ही वेग हुआ एंड फर्स्ट क्लास तसल्ली वाला काम हो गया जी। अपने आप ही बस मैंने कुछ लिया नहीं उसको बंद करने के लिए, एक ही वेग हुआ। जी लेकिन बहुत अच्छा हुआ सर, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हुआ। तो सर यही पूछना था, दोबारा आज ले सकता हूँ कि एक दो दिन के बाद लूँ मैं? आपका बल है क्या, ताकत है क्या? देखो मतलब जैसे एक हुआ कि कुछ मतलब हुआ बहुत अच्छा, और कोई महसूस नहीं हुआ, कोई कमजोरी नहीं महसूस हुई, कोई कुछ नहीं हुई। तो आपको अगर लेने का है तो आप ले लीजिए, अग्निमंद नहीं होना चाहिए, बस नहीं, ये ध्यान। अग्नि तो मन तो नहीं है जी, पंजाबियों की नहीं होती। जी। पंजाबियों को जो मर्जी दे दो खाने के लिए जी। एक सर वो असनादि योग जो आपने बोला था, उसका फार्मूला यदि मिल सकता तो दे दिए, दो वो चीज तो मैं सर बिल्कुल। के फॉर्मूला बुक में है ना सर। अच्छा, वो उसमें होगा ना मराठी में? तो हिंदी में जो होगा तो उसमें मराठी बना। हिंदी क्या होता है, आपको जो चीज नहीं समझ आए पूछिए, मैं बताऊंगा। अच्छा ठीक है। और दूसरा सर वो जो हिस्ट्री वाला लेने का आपने बोला था कि मैं डाल दूंगा। केस टेकिंग का पेपर, हाँ जी, केस टेकिंग वाला हिंदी में। वो हिंदी में ही है ना। मैंने अच्छा डाला जी, तो है, शशि मैडम ने डाला है ना केस टेकिंग का ठीक पेपर। है, वो हिंदी में है। हिंदी में ही है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बाकी बहुत अच्छा लगा सर। मुझे लगता है शायद दो तीन बार बेच लूंगा तो मेरी थोड़ी सी दर्द इसी से ठीक हो जानी है जी, जो बैक की मेरी प्रॉब्लम है ना। हाँ लेकिन मेरे, बस्ती भी चाहिए सर आपको। अच्छा, जब बस्ती तक देने के सेहन लिए नहीं आप। होगा वो कैसे स्पॉन्डिलाइटिस और पेन, ग्रदसी कैसे ठीक होगा? ठीक है। साइटिक नर्व कॉम्प्रेस हो रही है ना यहाँ अभी। पर डीएवी कॉलेज है यहाँ पर, उसमें पंचक्रम का। तो हाँ। वहां जाके उनसे कंसल्ट कर लेता हूँ। हाँ। ठीक है ना? हाँ जी। विरेचन तो से ये होगा कि वायु जो अटका है, मूड वायु, वो थोड़ा अनुलोमित होगा तो रिलैक्स हो जाएगा थोड़ा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी। काफी कब्जियत थी ना जी, थोड़ी सी नहीं, काफी ज्यादा थी। तो एक हुआ तो मतलब आपका पेट साफ नहीं हुआ, अभी और एक दो दिन और ले लीजिए। अच्छा, आज फिर एक और ले लेता हूँ जी। तो घी लिया है क्या आपने, घी लेके फिर? घी पहले दिन कल ले लिया था ना, सुबह रात को शाम को घी ले लिया था। जी। तो फिर फुल हो गया। जी। अभी थोड़ा सा लेके, घी वाला हाँ ले दूध लीजिए। लेके फिर एक गोली और ले लेता हूँ। जी। तो दो हाँ। तीन दिनों हेलो में सर, आपको। नमस्ते। हाँ जी मैम। हाँ जी, हाँ जी, हमारी बहन आ गई जी, हमें हाँ। पहले इनका सुनते हैं जी। हाँ बताइए मैम। सर जानुशुल, जब ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको कहते हैं, मतलब हाँ डिजेनरेटिव चेंजेस होने के कारण जो होते हैं, प्रोटोकॉल कैसे रखते हैं सर? मतलब कितना परसेंटेज तो मतलब हम जानूशूल पेशेंट को जब हो बोल रहा है सकते हैं कि आप। तो वो ये देखना चाहिए कि पेशेंट बहुत स्थूल है क्या, पूरा लोड बेयरिंग जैसा वेट उस पे ही आता है, घुटनों में ही आ रहा है, तो उसका वजन कम करना चाहिए। हाँ नहीं, वो बाकी, तो ठीक है। बाकी उसको बस्ती देना ही चाहिए ना हमें, दीपन पाचन अनुलोमन करके। फिर आप जैसे हम्म, एरंड तेल वगैरह दे दिया अनुलोमन करने के लिए, दीपन पाचन के हम्म, लिए कुछ दवाई दे दिया, आसावरिश दे दिया। हम्म, उसके बाद में आपको बस्ती देना पड़ेगा। तो तिक्तक क्षीर बस्ती है, या क्षीर बला तेल, या धन्वंतर तेल, सहचरादि तेल, चंदन वाला लाक्षादि तेल, और जानू बस्ती करना पड़ता है, रक्त मोक्षण, अग्निकर्म। इस पर अरविंद सर आप कुछ बोलना चाहेंगे जानू शूल पे, ऑस्टियोआर्थराइटिस? अरविंद सर, शशि मैडम, कुछ बताइए आप लोग सोच के। सर मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं 2 मिनट करता हूँ हाँ सर। आप खाना खा लीजिए और आराम से खाइए। हाँ। इस पर कोई और बताइए। अभय सर आप कुछ बोलिए। गायत्री बोला सर। भारती देश पांडे मैडम ठाणे में प्रैक्टिस करती हैं, मुंबई में। हाँ हाँ। सर, एक्चुअली मेरी एक पेशेंट लास्ट ईयर से चल रही है, हाँ। 75 ईयर ओल्ड। तो हाँ। उसको तो वैसे विषुब्धाजीर्ण के साथ में था ये, हाँ। दोनों जानू में था। राइट में तो 100% गया ही था उसका हाँ। जान, ये नी जॉइंट कंप्लीट, मतलब उसको टीकेआर कहा ही था। हाँ। और लेफ्ट 60-70% ठीक, मतलब खराब हुआ था, 30-40% वर्किंग था। हाँ। तो ये सब ट्रीटमेंट का तो चल ही रहा है, दिया भी था मैंने। हाँ। 6-7 बस भी दिए, मतलब हम्म, निर्वाण हुआ था, निर्वाण हुआ था। कुछ तक्षीर बस भी दिए। काफी वो मतलब लेफ्ट लेग जो 70% अफेक्टेड था वो तो अच्छा हो गया, लेकिन राइट जो 100% था, अभी उसको गंध तेल वगैरह वो सब ही चला रही हूँ, ऐसा कुछ ये नहीं है। और फिर भी पेशेंट तो क्या, अभी 1 साल 8-9 महीना हो गया, तो इतना पथ्य पालन तो करता नहीं ना। और अभी वर्षा ऋतु में अभी तो और उनको पेन होगा। अभी उनको
इतना भी समझा दिया कि टीकेआर में आपका इतना खर्चा होगा, इतना कालावधि जाएगा, इतना तब आपको फिजियोथेरेपी ये वो करना पड़ेगा। पेशेंट को तो किसी भी हालत में ऑपरेशन तो नहीं कराना है, लेकिन ये है कि ट्रीटमेंट भी ठीक तरह से तो तो ऐसा हो होता है। जाएगा ना, उनको बोलिए कि सुवर्ण पंत मध्य, प्रधान जो थे, सुवर्ण मध्य कैसे? हाँ, जो माजी पंत प्रधान प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनका ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर रानावत अमेरिका से आए थे, तो उसके बाद में नी रिप्लेसमेंट किया। उसके बाद में वो बेड रिटर्न हो गए 15-20 साल। तो उसका इलाज थोड़ा ना अच्छे से हो पाता है जितना हम आयुर्वेद से स्नेहन करके करते हैं। तो आप नहीं, उनको, वो सब मैंने किया, मतलब जानू बस्ती किए, जलों का उच्चारण किया, काफी ठीक। पेशेंट 80%, मोर देन 70-80% ठीक ही हो गई है। सिर्फ उसका वो राइट नी का जो है अभी भी उसका जो स्वेलिंग था वो सारा निकल गया है, लेकिन वो कटकट आवाज आना और थोड़ा सा नी कैप की बगैर चल नहीं पाती, वो तो रहेगा ही ना सर, वैसा ही। नहीं वो भी ठीक हो जाएगा। आपने क्या चीज का बस्ती दिया? उसको तो उनको पहले दशमूल और इसका एरेंडमुल का ये करके ध्रुव और शेरबला हाँ, व्यत्या साथ में दिया था, और तिक्तक्षीर भी दिए थे। वो ठीक है। मतलब स्नेहन के लिए क्या दिया? स्नेहन किससे हाँ, किया बस्ती? स्नेहन यही पहले तो सहचरादि से, जब उसका ज्यादा दोष थे तो पहले सहचरादि से किया, फिर क्षीरबला से किया। तो उसको और करते जब रहिए ना मैम। स्वेलिंग था ना उसको, घुटने में स्वेलिंग था और हाँ, आमज स्थिति थी, हाँ, तो तो सहचरादि से वगैरह वो भी किया आपने था। सब सही किया, सब सही किया आपने। लेकिन हाँ, नहीं, आपको पेशेंट को एक, हाँ, रिजल्ट भी अच्छा ही आया है, वो बात नहीं है। पेशेंट सेटिस्फाइड है, लेकिन वो है कि अभी ये बूढ़े लोगों को लगता है कितने दिन हम पथ्य और करें एक ये साल, खाए। 1,000 बस्ती और दीजिए उनको। 1 साल नहीं, 1 साल में नहीं होगा, वो 2-3 साल लगेगा। 1,000 बस्ती और दीजिए। शीरबला तेल का मात्रा बस्ती दे दीजिए उनको। शीरबला तेल डेली देना है अल्टरनेटिव डेली, डेली जैसे? मात्रा बस्ती 60 ml या 100 ml डेली देना है, डेली। बिना स्नेहन शोधन के उनको घर पे सिखा दीजिए, तेल दे दीजिए, खुद का खुद करेंगे। हम्म और ऊपर से नारसिंह रसायन देंगे तो ऑस्टियोजेनेसिस होगा। वो जो गादी है, नार्सिंग रसायन क्या, पाउडर फॉर्म में दूध में ये करके देने के लिए? नारसिंह रसायन अवलेह फॉर्म में आता है, साउथ की। अच्छा, ये ओके ओके। और आप ना नारसिंह रसायन गुगुल तिक्ता घृत खाने को दे दीजिए। और गुगुल कल्प में महायुवराज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, लाक्षा गुगुल। लाक्षा में और ज्यादा हीलिंग की पावर रहती है। लाक्षा गुगुल, आभा गुगुल, फिर कैशोर गुगुल, और वात्रक जैसे संप्राप्ति, तो ये सब दे दीजिए। और अस्थि पोषक वटी, सिंहनाथ प्रवाल सिंहनाथ पंचामृत, गूगल, सिंहनाथ गूगल भी। सिंहनाथ गुगुल आम वात जैसे संप्राप्ति है तब देना है। अगर निरामावस्था है तो ये गूगल का। फिर वादगज अंकुश रस है, एकांगवीर रस है, रसराज रस है, बृहत्वाद चिंतामणि रस है, महावाद विध्वंसक रस है, ये सब दे दीजिए। लेकिन हम्म। स्नेहन और चाहिए उनके। उनका ज्वाइंट्स में जब तक और तेल नहीं भरेगा, वो कैसे स्नेहन के बिना कैसे ठीक होगा? वैसे वो क्या एक्सरे में सर रिफ्लेक्ट होता है क्या, डिजेनरेटिव चेंजेस निकल गए हैं रीजनरेट और हो ये? जाता है अगर आप कंटिन्यू देंगी ना, तो ऐसा दिखता है एक्सरे में कि रीजनरेट हो गया है। वो जितना यापन होगा, स्नेहन होगा, उतना और हो जाता है। लेकिन क्योंकि हमें हम लोग हमें सोच रहे वैद्य लोग को कि हमें विश्वास और धैर्य बना के रखना है। अगर हम धैर्य हम ही छोड़ देंगे तो पेशेंट तो सामने, तो वो हमें निगेटिव बात बोलता है कि और कब तक। तो हमारे सर ये बोलते हैं, नॉक द डोर अंटिल डोर इज नॉट ओपन। तब तक दरवाजा खटखटाओ जब तक दरवाजा ना खुले। तब तक इलाज करते रहना है जब तक पूरा इलाज ना हो, पेशेंट ठीक ना हो, तब तक करते रहना है। हम्म, और अभी क्या है ना मैम, दिल्ली और बड़े बड़े सिटीज में कैसे है, पंचकर्म सेंटर खोल दिए हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ। तो वो लोग क्या करते हैं, पर डे का 2,500 स्नेहन स्वेदन करेंगे, जानो बस्ती करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पैकेज बता देते हैं। उनको ये लेना देना नहीं है कि पेशेंट हमारा ठीक हो या ना हो। 1 लाख का पैकेज बता देंगे, हमारा पेशेंट ठीक है कि नहीं है, बस्ती प्रत्यागम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं। बस ट्रीटमेंट देंगे, प्रोटोकॉल बताएंगे और पैसा दो। पहले एडवांस में दो, फिर आगे का ट्रीटमेंट। तो ऐसा कमर्शियल ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें रिजल्ट देना है। और थोड़ा पेशेंट को अफोर्डेबिलिटी भी रहे कि लॉन्ग टाइम तक वो चलते रहे। तो अगर आपके सेंटर पे आके नहीं कर सकते, आप तेल दे दीजिए, पेशेंट खुद का खुद घर पे करेंगे।
वैसे ही किया है। जी। और वैसे भी सर आयुर्वेदिक में कौन इतना पैसा देगा? पीकेआर के लिए तो फटाक से 4-5 लाख रुपए निकाल के दिए थे। क्या है, यही नी रिप्लेसमेंट के लिए जाएंगे ना तो 5 लाख 7 लाख रुपया दे हाँ, देंगे वो। वही तो मैं बता रही हूँ। फिजियोथेरेपी के लिए भी पर डे के 500-600 रुपए दे देंगे। हाँ और 30 दिन 40 दिन उनको फिजियोथेरेपी चलती रहती है। हाँ, ये बात है, सच बात है। लेकिन तब भी हमें जीतना है, जितने निगेटिविटी है उसके आगे भी हमें बढ़ना है। तो हमें तो अपना कर्म करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। हम्म, जी। सही बात है। तो अभी आप सर पेशेंट को। रक्तज अर्श का एक पेशेंट अभी आई नहीं है, वैसे शायद आएगी कल। और जी। वो बोल रही है कि उसको कोम भी लगता है हाथ को। तो हम तो रक्तस्राव रुका सकते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल यदि पाइल्स हो गई या तो उसको तो ऑपरेशन ही, क्षारसूत्र या ऑपरेशन ही बताना क्यों पड़ेगा। क्यों हम काय चिकित्सक लोग उस। काफी शादी तेल से वगैरह होता है उसका तो। क्या आप एक्सटर्नल पाइल्स का बात करिए? हाँ हाँ। पिपल्यादि तेल है ना, पिपल्यादि तेल के मात्रा बस्ती से ठीक हो जाता है पूरा। बाकी अर्श कुठार, अगर शुष्क अर्श है तो अर्श कुठार रस, कांकायन वटी, सूरन बटक, ये सब से हो जाता है ठीक। रक्त सूरन, रक्त रक्तज है तो नाग केसर का चूर्ण है, तंडुलोदक के साथ दीजिए, प्रवाल पंचामृत दीजिए गुलकंद के साथ। और हमारे सर का फॉर्मूला बुक में देखिए रक्तज अर्शाचा फॉर्मूला, उसमें धान्यक है, अजवाइन है और पाठा दमासा, ऐसे कुछ 4 चीजें हैं, वो दीजिए रक्तज अर्श का फॉर्मूला। पाठा धमाका तो अच्छा है, पाठा धमाका का बहुत अच्छा लगेगा। ठीक। और ये घुटनों वाली पेशेंट है ना मैम, आप मेरे से एक हम्म बार तेल लीजिए। मैं आपको 101 आवर्ती शीर भरा तेल आपके अफोर्डेबिलिटी में दूंगा। और आप एक हम्म। महीना दीजिए, फिर पेशेंट 1 महीने के बाद बोलेगी कि मेरा दुखना पूरा खाने गायब। के लिए देना है क्या, क्या कैसे नहीं, है? बस्ती, मात्रा बस्ती। अच्छा मात्र, क्योंकि हम तो ये भी देते हैं, ओरली भी मैं देती हूँ हाँ हाँ, देने वो के लिए। सही है, थोड़ा देना चाहिए। हम्म, लेकिन आप मात्रा बस्ती देके देखिए, 10 दिन में भी पेशेंट बोलेंगे कि हाँ अच्छा फायदा हुआ, ऐसे बोलेंगे। ठीक है ना सर, मंगा लेती हाँ। हूँ। और मैम वो विरेचन वाली पेशेंट का क्या हाल चाल है, जिनको आपने दिया था? वो तो ठीक है। अभी अभी दूसरी पेशेंट अभी ये संडे को दे रही हूँ। हाँ। तो एक ऐसे एक और एक एक पेशेंट। एक से आप वो 100 तो पेशेंट बना हाई दीजिए, मैं आपको और दे दूंगा हाई फिर। हाई हाई बीपी का पेशेंट है, 46 ईयर ओल्ड लेडी। तो मैंने सोचा, और वैसे दिनचर्या भी उसकी वैसी ही है, तो एक हाँ बार विरेचन भी करेंगे तो। और थोड़ा लंघन भी हो जाता है ना फिर हाँ विरेचन के बाद में। हाँ तो देखते हैं फिर और कितना अच्छा रिजल्ट आता है। हाँ। और उसको शिरोधारा वगैरह तो कहा है, लेकिन वो वर्किंग है, डेली जाती है। हफ्ते में 2 दिन तो करिए, शनिवार रविवार को 2 दिन भी किया तो भी चलेगा। लेकिन फिर उसके लिए सर फुल बॉडी मसाज करना जरूरी है नहीं नहीं नहीं, शिरोधारा के लिए? शिरोधारा के लिए थोड़ा ना जरूरी है। सिर्फ शिरोधारा ही करना है, हाँ, मतलब हेड मसाज करके या ऐसे ही? डायरेक्ट आप क्या करिए कि अगर लेप लगाना चाहें, हमारे सर के पास ऐसे होता है, हल्दी का लेप लगा दीजिए, या हल्दी और कुछ बच्चा वगैरह से लेप लगा के शिरोधारा कर दीजिए। और बाल को कहाँ पे? पूरा कवर कर लीजिए। कपाल पे कपाल लेप पे, कहाँ? वही ओके कपाल पे, ओके। फोरहेड पे, कपाल पे हम्म, लेप करके और शिरोधारा दे दीजिए। आंख पे कॉटन को गीला करके रख दीजिए, आंख को ढक के, बाल को और कवर। ब्राह्मी तेल का ही देना है? ब्राह्मी तेल का दीजिए, तिल तेल का दीजिए, जो पेशेंट को अफोर्डेबल है उस हिसाब से। जटामांसी तेल है, ब्राह्मी तेल है, जो क्योंकि भी। इतना ऑयली ऑयली लोगों को ऐसे लगता है ना। लेकिन फायदा तो ज्यादा मेरी होता है। मैं ज्यादातर तो पीछू बताती हूँ, फिर ब्राह्मी तेल का ऐसे रख के सो जाओ बांध के अपना, मैं आपको उसमें शीर भ्रम वाला भर तेल के। दूंगा, उससे नस से लेने से देखिए बीपी एकदम कंट्रोल हो जाएगा। मैं आपको भेजूंगा। भेज दीजिए सर, मैं कल एड्रेस भेज देती हूँ हाँ आपको। थोड़ा तो भेज दीजिए। हाँ। हाँ और आप खुद भी लेके देखिए, खुद लेके देखिए आपको हाँ कितनी अच्छी नींद आएगी। हाँ, वो तो चाहिए। हाँ आप खुद बनाते हैं? हाँ। ओके। और अरविंद सर, मैंने आपको भेज दिया वो विरेचन वटी, अब हाँ देख। सर, मुझे आज मैंने देख लिया सर, हाँ। और आपका वो उसमें। इंडियन पोस्ट से भेजा था, वो कहाँ गया पता नहीं। शायद उन लोगों ने ही खा लिया, उनको इतना मजा आया लेने के लिए, आप तक हो पहुंचा ही सकता है, नहीं। हो सकता है सर। और आपका एड्रेस है, अभी आपने सर जो दिया सर था ना। यदि इनके कोई पेशेंट को ऐसे पूरा दिन घृत खाने के लिए टाइम नहीं मिला,
और दूसरे दिन हमें देना है, तो क्या उनको पानी मतलब पानी में घुस डाल के दे देंगे और फिर हाँ, वटी दे चाय देंगे, में, होता है क्या? कॉफी में, चाय कॉफी दूध के साथ दे दीजिए या डायरेक्ट पी लें वो। नहीं नहीं, वो वटी से एक आध बार ऐसे मरोड़ के मोशन होने की शक्यता है ना, इसके लिए हम, यदि रुक्षता है शरीर में तो इसके लिए हम घृतपान कहते हैं। हाँ लेकिन डॉक्टर। यदि हाँ, पहले दिन हमें घृतपान कराने की के लिए पेशेंट को टाइम नहीं मिला और हमें देना तो है, तो क्या तो कैसे हम हम दे सकते हैं। उसी टाइम? पेशेंट को बस बोलना चाहिए कि पेट में मरोड़ आएगा, उसको बर्दाश्त करो, उसको अरे सहन। बाप रे, पेशेंट तो हरि भाग ही जाएगा। हरिहर सर, वो आप कैसे घी पिलाते हैं वमन के पहले, वो आप बताइए सर, कैसे पीते हैं पेशेंट? हरिहर सर, जी सर, आपके हम तो पेशेंट कितना उसे बोल देते हैं, पीते हैं? मैं 500 ग्राम तक तो पिला देता हूँ, 500 ग्राम किलो जो ले सको। सर एक पेशेंट को तो मैंने आपने नहीं बताया, लेकिन एक पेशेंट को ज्यादा तकलीफ थी, सर दर्द की और तो पित्त की, वोमिटिंग की, तो उसने हमें टिफिन पाचन कराया और घी खाने को बोला था। बाद में वो उसी दिन तो नहीं आ सका वमन करने के लिए, वो ही चालू रखा सर 1 महीने दिन, तो सब कुछ अच्छा हो गया, वोमिटिंग करने को ही नहीं आया। मैंने कि बोलता है कि मेरे को सब कुछ अच्छा हो गया टिफिन पाचन से। अच्छा। सर जब आप घृतपान कहते हैं तो सादा ही घी बताते हैं या हाँ, औषधि घी? सादा औषधि घी घी वो बताते हैं, हम सादा ही सादा बताते घी, तीन हैं। सादा घी में कुछ ऐसे त्रिकटु वगैरह डाल के देते हैं? नहीं नहीं, हम सादा घी ही दे देते हैं। अच्छा, और वो भी इंक्रीजिंग अमाउंट में देते रहने का, जैसे हाँ, 40 80? हरिहर सर है ना, वो एक गिलास में भर के डायरेक्ट ऐसे ही पिला देते कि पी लो, थोड़ा थोड़ा करके पी लो, पानी पी लो, गर्म पानी। हम्म। नहीं तो प्रविचारणा में जैसे आप तो हम तो हलवा ये बनवा बोलते के। हैं, अगर आप हाँ खाना खाते हैं ना उस खाने में रोजाना 50 ग्राम जितना घी ले लो, सुबह शाम जो खाना खाते हो। वैसे अगर आप अकेला घी नहीं पी सकता, कोई बोलता है कि मेरे को घी ऐसा नहीं लगता, तो खाने में ले लो, लेकिन 1 हफ्ता 10 दिन तक ले लो। फिर बाद में चालू ये रखो आम पाचन और आरोग्यवर्धनी बीच में, और 8 10 दिन के बाद उसको वमन करा दो। अच्छा, ये आम पाचक वटी और आरोग्यवर्धिनी चालू ही रखना है घी पान में? हाँ, क्योंकि उसको पाचन हो जाए ना घी जितना दो तो। ओके। अभी यदि शास्त्रोक्त विरेचन देना है तो बीच में सर 2 दिन का ब्रेक दे के फिर करना पड़ता है हाँ ना? हाँ, एक दिन का दिया विश्राम काल तो भी चलता है। उसमें बोला है कि तो 3 दिन स्नेहन कर सकते हैं, अभ्यंतर स्नेहपान, 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन। हम्म। अगर और क्लासिक। फिर विरेचन के लिए तो 2 दिन का ब्रेक है, वमन के लिए 1 दिन का है। हाँ, विरेचन के लिए 2 दिन। उसमें हमें बाह्य स्नेहन स्वेदन कराना चाहिए, हाँ और उसमें फिर हमें मतलब मुंह से नहीं देना है, नॉर्मल खाना देना हाँ। है। ओके। तो ये जो आप ऐसे, प्रविचारणाएं जो बोली ना, स्नेह की प्रविचारणाएं, अलग अलग तरह से घी खाने को, तो आप उसमें एक है कि आप खिचड़ी के साथ दे सकती हैं, या आप शीरा हलवा बना के दे सकती हैं, उपमा बना के दे सकती हैं, मोदक बना के, पूरी तल के दे सकते हैं, कैसे भी घी जाए बॉडी में। ना वो तो है, वो तो है। अभी पेशेंट को सुबह सुबह ही देना है तो ऐसे थोड़ा दूध के साथ गर्म दूध में डाल के भी दे सकते हैं। हाँ मैं तो ऐसे सर बोलती हूँ, एक टेबल 50 दे ml सकते हैं 50 ना। ml गर्म दूध में डाल के ले लो यदि आपको कुछ माध्यम चाहिए तो। हाँ क्योंकि कभी कभी ऐसे इतना 100 100 150 ml घी पिलाना पीना मुश्किल हो जाता है ना, हाँ इट्स नॉट दैट मच इजी। हाँ तो जरा दूध के साथ और साथ में थोड़ा ऐसे नींबू चटाते रहे, सुबह हाँ। सुबह ही देते हैं हम लोग तो। या टॉफी चूसने को दे दीजिए, टॉफी? कौन सी टॉफी? कोई भी जो टॉफी टेस्टी हो, उसका जो पसंद हो वो दे दीजिए चूसने को। सर बस्ती मीठी? से भी हो जाता है स्नेह ज्यादा अच्छा। जी। और और बहुत सारे पेशेंट सर जो है ना ऊपर से घृतपान नहीं करते हैं, तो हमारे भारतीय विद्यापीठ में एक मैडम है, प्रियदर्शनी कड़ुस मैडम, उन्होंने पीएचडी का थीसिस लिखा था। उन्होंने क्या किया कि ऊपर से जो स्नेहपान नहीं ले रहे हैं और उनको वमन कराना है, तो उन्होंने बस्ती के थ्रू दिया घी, प्लेन घी को दिया, सिद्ध घृत को दिया, और फिर देखा कि ये स्नेहन हो रहा है क्या, सम्यक स्नेह के लक्षण है क्या, तो ऐसा पाया गया हाँ।
और नीचे से बस्ती देके 7 दिन, और फिर उन्होंने वमन कराया, तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। ऐसा उनका थीसिस है, भारतीय विद्यापीठ में हुआ है। तो सर आज एक पेशेंट देखी थी, तो उसमें नाक में मस्सा था बड़ा, और हम्म। वो उसमें थोड़ा इन्फेक्शन भी हो गया था। तो अभी मैंने उसको सूक्ष्म त्रिफला AKT और अर्शकुठा रस दिया है, और षडबिंदु तेल, और कुछ बढ़ाऊं सर? हाँ, अगर वो नेजल पॉलिप है ना, मतलब द्राक्षा जैसा कुछ अंदर से आ रहा है, मस्सा है, तो उसमें आप नव सागर होता है ना, वो स्ट्रांग होता है, उसको पानी में घोल के और 5-6 ड्रॉप डालने को नस से दे दीजिए, वो पूरी तरह से उसको गला देगा। नव सागर, वो अच्छा, जितेंद्र मिश्रा आते थे ना नेजल फरीदाबाद से, नेजल पॉलिप नेजल पॉलिप निकाल देता है वो। वो गला देता है, डिजोल्व कर देता है। और इंटरनली हमें अर्श की चिकित्सा, अर्श कुठार रस, कांकायन बटी, सूरन बटक, सूरन की भाजी, ये सब देना है, दीपन पाचन करके मल का अनुलोमन करना है, अर्श की ही तरह सर चिकित्सा। इसी और के साथ ही मिलता जुलता है सर DNS सर। हाँ, तो डीएनएस में तो हम्म। नेजल सेप्टम बहुत वीक होता है, तो उसमें लाक्षा गुगुल जो है वो बल देता है, लाक्षा गुगुल देना है, बाकी नस्य वगैरह देना है। ठीक है ना, लक्षा गूगल, ठीक है सर। अस्थि तो तत्व को सर बढ़ाना है, AKT और वो सब तो देना ही है, लेकिन वो डीएनएस में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना नेजल सेप्टम, सेप्टम को बल बढ़ाना है तो हमें लाक्षा देना पड़ेगा, लाक्षा दी गुगुल। सर इतने सारे गुग्गुल देने के बाद पेशेंट को मलावरोध नहीं होता है सर? इतना AKT दे रहे हैं हम, ये दे रहे नहीं होता है, गुगुल खुद ही सारक है ना, पेट साफ करता हैं, है। नहीं एक लेकिन टी, फिर भी वो। टी मतलब हाँ। त्रिफला गुगुल, त्रिफला गुगुल खुद ही पेट साफ करता है रोज, नहीं होता कभी। हम 3 ही तो दे रहे हैं, AKT, अमृता गुगुल, कैशव गुगुल, त्रिफला गुगुल, तो थोड़ी ना होता है उससे कुछ। अभी सर किसी पेशेंट को, अभी एक लड़का है 20-21 साल का, तो उसको सर्वांग जैसे धूप में बाहर निकले तो पूरे शरीर में छोटी छोटी ऐसे रेडिश कलर की पिटिका और कंडू होता था, और उसको स्कैबिस की वगैरह हिस्ट्री थी, वो हॉस्टल में रहता है, और सब नॉनवेज ज्यादा खाना है, और रात में जागरण 2 बजे तक, सुबह 10 बजे 11 बजे उठना। अभी तो घर में आया तो ऐसा, और मलावरोध ऐसा नहीं, लेकिन मोबाइल लेके टॉयलेट में बैठना आधा आधा घंटा, इस टाइप से। तो उसको जैसे थोड़ा सा वातपूर्ण तो कोष्ठ था, तो मैंने आरगवत कपिला दिया था, 2 गोली दिया, तो उसको काफी मोशन हो गई सुबह में, और मोशन हुआ वो भी बर्निंग मोशन हुआ। ऐसे ऐसे हुआ सर, आरगवत से बर्निंग क्यों हुआ? नहीं, उससे नहीं, उनका खुद ही पित्त बढ़ा था, विरेचन तो देना ही था, वो पित्त निकलेगा तो वो जलेगा ही ना। एक्चुअली मैं डेली नित्य विरेचन के हिसाब से दिया था, मुझे ये अपेक्षित नहीं था कि उसको दो से इतना तुरंत, और थोड़ा सा और बाकी रसपाचक वगैरह भी दिया था, शायद तो वो वो सब अति हो एग्रीवेट गया होके। क्या, आरगवत कपिला से ज्यादा हो गया? 2 ही दिया था, ज्यादा नहीं दिया। नहीं, तो विरेचन के वेग ज्यादा आ गए क्या? 4-5 अभी उसको शायद आइडिया नहीं थी ना, तो वो बोला कि सुबह 4-5 बजे से 3-4 हो गए, लेकिन वो बर्निंग हो, एनोस को बर्निंग करते हुए हुए। तो उनको बोलिए कि आप धूप में जा रहे थे, आपको पिटका था, तो बॉडी में पित्त बढ़ गया था आपको, तो वो पित्त निकल रहा है, तो निकलते टाइम तो जलेगा ही ना, उसमें क्या है। मैं भी अभी गांव गया था ना, तो वहां पे 47-48 डिग्री सेल्सियस था, मुझे पूरी बॉडी में घमौरी आ गई थी। फिर जब मेरे को विरेचन होने लगा तो पित्त का हो रहा था, मुझे भी ऐसे दाह हो रहा था बहुत ज्यादा, वो पित्त हाँ, निकलेगा तो तो वही जलेगा ही मुझे ना। आरगवत आरगवत से दाह होने की कुछ जरूरत नहीं, नहीं, आरगवत तो वैसे भी मधुर मधुर शीत मीठा, है, मतलब हाँ मधुर मधुर शीत है, अभी कम्पिलक है उष्ण, लेकिन उसकी लेकिन मात्रा तो वैसे उससे भी नहीं कम ही होता, रहती है। वो पित्त हम्म। निकलते टाइम दाह होगा ही। वो शायद उसके शरीर में पहले ही पित्त बढ़ गया होगा, और वो निकाल हाँ, रहे हैं, हम तो उसको हाँ। वही समझा दिया कि हो गया, वो और ठीक ही आप क्या हुआ, करिए लेकिन कि गुलकंद दे दीजिए खाने को, आंवले का मुरब्बा दे दीजिए, प्रवाल पंचामृत दे दीजिए, शीत भी रहता है, चंदन आदि पानक दे दीजिए, चंदन पाउडर को शरबत बना के वो दे दीजिए, रूह अफ़ज़ा पीने को दीजिए, पित्त शाम, सुचेकर, कामदुधा। हाँ, वो पेशेंट आया ही नहीं। जो वो नहीं आता एक तो उनको छोड़ देने का। आजकल आजकल के यंगस्टर्स है, उनको पहले ही आयुर्वेदिक ठीक करना, तो आ जाएगा दीदी, आप फिक्र मत करें।
जब हाँ, सब जगह घूम के आएगा आपके पास ही आएगा वो। और जिसको नहीं आना है ना, आप उनकी आरती उतारेंगे, नहीं आना है मत आओ, जाओ खुश रहो, मत आओ। वो तो है। एक बता रही हूँ, मतलब एक्चुअली उसके उसके लिए वो अच्छा हुआ, लेकिन वो समझ में नहीं आया, उसके क्या करेंगे। कोई बात नहीं, आपने अपना काम अच्छा किया ना, बस बाकी भूल जाइए। और पेशेंट हम्म। से ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए कि वो क्यों नहीं आ रहा है, हमने अच्छा किया तब भी क्यों, जाने दीजिए ना, उसकी मर्जी है, मत आए। सर नौशाद और पानी दोनों। आयुर्वेद में टिकाना पेशेंट को बड़ा मुश्किल होता है। हाँ ये भी बात है, लेकिन जिसको नहीं आना मत है ना, उसकी मर्जी है ना। आप जितना बिल्कुल। पीछे भागेंगे ना कि आप आओ आओ, उतना लोग दूर भागते हैं, इसलिए छोड़ देना चाहिए। सर वो नवसागर और पानी है ना, 4-5 ड्रॉप ही डालना है, बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है वो एक तरह से क्षार होता है उससे नवसागर। उससे जलन नहीं होता है, फिर होता जलन है हुआ ना। तो क्या नहीं नींबू वो लगाना है? कितना सर ड्रॉप अंदाजा में एक चम्मच कितना? अंदाजा एक चम्मच नशादर में पानी कितना मिला सकते हैं सर? बहुत कम डालना है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड डालना है। अच्छा अच्छा अच्छा। 4-5 ड्रॉप्स जिस ही काफी है, एक नॉस्ट्रिल में, दूसरे में चार जहाँ पांच उसके लग जाए उसके, है ना? हाँ, वो क्या है ना, वो जितेंद्र मिश्रा जी थे ना, उनके एक आते थे आर्मी के ऑफिसर, सूर्यवंशी सर। तो उनको नेजल पॉलिप था, सांस लेने में तकलीफ होती, उन्होंने डाला, वो पूरा 15 दिन में पूरा निकल गया, वो गायब ही हो गया। सर लेकिन फिर यदि पेशेंट को जलन हुआ तो एंटीडोट क्या, फिर नींबू का रस डालना है 1-2, हाँ, नींबू का या दूध डाल दीजिए नस्से में। और पानी से नाक थोड़ा धोने के लिए बताना हाँ पड़ेगा फिर। हाँ जल नीति वगैरह कर सकते हैं। हाँ, इतना भी नहीं जलता है, लेकिन थोड़ा जलता है, वो नवसागर स्ट्रांग होता है। अभी वो, हाँ वो कुछ जलेगा तो ही निकलेगा ना, अपने आप थोड़ी होगा अभी। हाँ या- ठीक, ठीक है, अभी देखिए 10:04 हो गया, बात करते करते टाइम बीत गया, पता ही नहीं चला। तो अभी हम कल बात करेंगे, आप लोग सो जाइए खाना पीना खा के, सुबह हम लोग 7 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। और ओके, जो थैंक अधूरी यू। बात है वो हम कल बात करेंगे, पूरी बात। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।